साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का तीसरा मैराथन क्लास चलेगा। और साथियों, इससे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से 2 मैराथन क्लास हो चुका है। तो दोनों मैराथन क्लास का जो वीडियो का लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, ऑप्शन ए में है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, ये भी सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था, ये भी सही है। अब देखिए डी ऑप्शन जो है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी 15 वर्ष, ना कि 18 वर्ष। तो डी ऑप्शन जो है ये कथन असत्य है। आगे देखिए, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन, इसकी पत्नी कनगनी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? तो किस संगम साहित्य में मिलता है? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है शिल्पाधिकारम में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, या फिर आप सभी कमेंट बॉक्स में भी अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो साथियों, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में कहा जाता था अपृहत। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितने भी मैराथन क्लास इस चैनल पर चलेगा, आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। अकबर की बात करें तो याद रखिएगा, इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चांद बीबी किस देश की शासिका थी? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, दौलताबाद, याद रखिएगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1707 में। लेकिन अगर पूछे पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको आंसर करना है 1728 में। और सकर खेड़ा का युद्ध पूछे तो 1724 में। तीनों को ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, खेड़ा का युद्ध 1707 में, पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में और सकर खेड़ा का युद्ध 1724 में। तीनों डेट को याद रखिएगा। आगे देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो कि 1605 में खोली थी, ये कहाँ पर स्थापित किया था? साथियों, इस डेट को जरूर ध्यान रखना है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली थी? तो 1605 में। और कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे?
तो साथियों महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। वेलेजली की सहायक संधि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कीजिए, को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो साथियों इसका सही जवाब है प्रथम राज्य था हैदराबाद। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 से। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 में। क्यों लिया गया था वापस? क्योंकि फरवरी 1922 में ही चौरा चौरी की घटना होती है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस लेना पड़ता है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन दिया गया है। देव समाज, वेल्लूर मठ, शारदा सदन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है शारदा सदन। इसकी स्थापना होती है 1920 में, याद रखिएगा। आगे देखिए 12 नंबर में है असत्य मिलान का चयन करें। तो एक तरफ राजवंश है और एक तरफ संस्थापक है। तो कारकोट राजवंश की स्थापना किया था दुर्लभ वर्धन ने, जो कि बिल्कुल सही है। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन, ये भी सही है। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन में गढ़वाल वंश जो कि वासुदेव दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था, ना कि वासुदेव ने। आगे देखिए राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है इस पत्रिका को लिखा था थॉमस पेन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है थॉमस पेन। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो प्यारे साथियों ये जो स्टेटमेंट है ये है मेजनी का, याद रखिएगा जोसेफ मेजनी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो सेशन को आप सभी साथ में लाइक भी करते चलिए। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सबसे आसान है, ये चंद्रमा पर है, याद रखिएगा। असत्य कथन का चयन करें। देखिए स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है, बिल्कुल सही है। आसवान बांध नील नदी पर है। करीबा बांध नील नदी पर नहीं है, ये कहाँ पर है? जम्बेजी नदी पर। तो डी ऑप्शन जो है ये असत्य है। उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो देखिए साथियों केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है बनिहाल दर्रे का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बुर्जिल दर्रा ध्यान रखना है, ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी नहावा, याद रखिएगा। नहावानसोवा बंदरगाह ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। बाकी पारादीप, तूतीकोरिन, एन्नोर ये सभी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों ये सभी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा की। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोदावरी नदी को ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई
2525 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो भारत में बताना है सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो चोलामू झील जो कि सिक्किम में है, ध्यान रखेंगे। लैटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए में है, इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यही कथन असत्य है, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है, ना कि कमी होती है। बाकी इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, ये बिल्कुल सही है। चलिए और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए सी ऑप्शन में है, केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, यह भी सही है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। डी ऑप्शन को भी आप सभी ध्यान रखें। लैटेराइट मिट्टी में कौन सी खेती होती है? इलायची एवं काजू। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? तो ये कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट, ध्यान रखेंगे कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो याद रखिएगा पूर्णा परियोजना, ये कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपको ये मालप्रभा परियोजना ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है, कर्नाटक में है। बाकी भद्रा भी ये कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, लेकिन मालप्रभा को विशेष रूप से ध्यान रखना है। वासी जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं वासी जनजाति, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। किसका मिलान गलत है? देखिए अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72 में, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में है, ये बिल्कुल सही है। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत, दोनों ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, इसको याद कर लीजिए, ये 141 में नहीं है, तो ये किस में है? तो 143 में। तो डी ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, डेट को भी पूछा जाता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ये भी सही है। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो यहाँ पे मिलान जो होगा ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4। और देखिए इसमें 4 प्रश्न है, और 4 प्रश्नों में देखिए डेट भी है और संस्थापक भी है। इस तरह से 8 4 12 प्रश्न यहाँ से कवर हो रहे हैं, इसको ध्यान रखें। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कब? ध्यान रखें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने इसमें 73 सीटें जीती थी, और 208 सीट किसने जीती थी? तो कांग्रेस ने। दोनों को ध्यान रखें, यहाँ पे भी मिलान करना है। तो देखिए 9वीं अनुसूची, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो 9वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा दूसरा ऑप्शन से, यानी प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, बाद में 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया है, जिसमें से 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ये 73वां से संबंधित है, और 12वीं को 74वां। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सभी को मिलान करना जरूरी नहीं है। ए का 2 बी का 1, बाकी सी का 3 डी का 4। तो डी ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं?
तो इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो नहीं पूछा गया है, तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्य यानी 3 और 4 शामिल नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर से है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 31 का सही जवाब है अंडमान निकोबार। याद रखिएगा। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जो कि वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, नीति आयोग की स्थापना 2015 में, ये बिल्कुल सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, ये गलत है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन? तो अरविंद पनघड़िया। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही नीति आयोग की स्थापना की थी 2015 में, और अध्यक्ष जो होता है स्वयं प्रधानमंत्री होता है, जो कि नरेंद्र मोदी। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, ये असत्य है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? और साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी एक बार लाइक कर दीजिए। तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को, और इसी के तहत याद रखिएगा, इसी के तहत क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया था, जो कि प्रथम संशोधन था प्रस्तावना में। आज तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसके तहत संविधान में 3 शब्दों को ऐड किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, जो कि सी ऑप्शन में दिया है BR मेहता। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो इसका सही जवाब है मसानोबु फुकुओका। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका संबंधित है किससे? तो जैव सुरक्षा समझौते से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिए। और एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो प्यारे साथियों, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, ये सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी जरूरी है सतत विकास के लिए। यहाँ पे भी मिलान करना है। तो देखिए, वाट जो है ये किसका मात्रक है? तो शक्ति का। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो देखते हैं A का 4 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए, A ही ऑप्शन में है, यानी एक ही ऑप्शन में A का 4 दिया हुआ है। तो आंसर जो होगा आपका C ऑप्शन होगा। सभी को मिलाना जरूरी नहीं है। अब चलिए सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। B का 3, तो नॉट जो है समुद्री जहाज की गति, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मिल, नौ संचालक। और कैलोरी आप सभी जानते हैं उष्मा, उष्मा का कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, 4 3 2 1। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा पीला। प्राथमिक रंग 3 ही है, कौन कौन है? हरा, लाल और कौन है? नीला। शॉर्ट में RGB याद रखिएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 प्राथमिक रंग है। इसी 3 प्राथमिक रंग से अन्य रंगों का निर्माण किया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब है हमेशा आभासी प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है?
तो साथियों ये जो नियम है कूलॉम का नियम है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कूलॉम का नियम। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अस्थायी चुंबक को इस्पात से बनाया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन पर। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा मरकरी यानी पारा और कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई रोग। दोनों को ध्यान रखें। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो साथियों यहाँ पर 47 का सही जवाब है ऑप्शन सी, टीन बर्नर्स ली। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये यौगिक कहलाता है। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। देखिए 238 क्या है? तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान है। और 92 नीचे क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन, क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास बराबर P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है तो A-P हो जाएगा, यानी 238 में 92 घटा दीजिए। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऊपर वाले में आपको नीचे को माइनस कर देना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 146। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है 50 का ऑप्शन बी, बीटा किरण। मीथेन अणु में कितने बंधन होते हैं? तो साथियों मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है और धान की खेत से भी यही गैस निकलती है मीथेन। और इसके अणु में होते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या, देखिए परमाणु भार नहीं है, परमाणु संख्या है, इसके आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो ये कहा था किसने? मोसले ने। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो साथियों पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन बी, याद रखिएगा फेंड्रोगेम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को। जड़ें विकसित होती है किससे? तो साथियों जड़ें जो है मूलांकुर से विकसित होती है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर 55 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किया था किसने? व्हिटेकर ने। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है सेब से, याद रखिएगा किससे? और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं 59 से। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो साथियों जेलीफिश जो है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो निडेरिया संघ के अंतर्गत। 59 का सी ऑप्शन सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए रक्त का जो रंग लाल होता है इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो साथियों ये जोड़ता है कौन? तो टेंडन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन
प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो ये कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है पुनीत अरोड़ा। ये प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? देखिए, भारत और चाइना के बीच, ये सभी सिंपल है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है तो ये नहीं पूछेगा। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डूरंड किसके बीच है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये सिंपल है। यहाँ पे पूछा गया है रूस और फिनलैंड, तो आंसर क्या होगा? मेन रहीम रेखा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर? बगदाद में। कहाँ पर? बगदाद में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। मॉस्को रूस की राजधानी है। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पूछता तो आंसर होता शहनाई, लेकिन उस्ताद बिंदु खां जो है सारंगी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला साक्षी मलिक थी। आगे देखिए, वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियतनाम नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। याद रखिएगा, वियंतियान किस देश की राजधानी है? लाओस। वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से वियतनाम की राजधानी शायद हनोई। जी बिल्कुल, वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, एल लम्शेडन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार बताया है। 10 दिसंबर को और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। याद रखिएगा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है 1945 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो साथियों, ये न्यूयॉर्क का क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो 75 का यहाँ पर सही जवाब है ब्रिटेन। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो किस देश ने इटली को हराया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उरुग्वे को। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में स्थित है। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? तो साथियों, इसका सही जवाब है भगवान हनुमान जी। याद रखिएगा। राज्य सुरक्षा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य आते हैं? तो इसमें आते हैं टोटल 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बता देते हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं तीसरी से 20% और 50% अधिक है। तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और 150% अधिक है तो 150 हो जाएगा। तो ये है तीनों संख्या। क्या क्या है फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। 120,
150 और तीसरी संख्या है 100। तो आपको बताना है इन संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याओं का अनुपात 120 और 150 का। यहाँ पे 100 से कोई मतलब नहीं है, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 15, तो 12 15। फिर इसको काटिए 3 बार में, 3 से 4, 3 से 5, यानी 4:5, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए 3 संख्याओं का योग दिया गया है, उसमें पहली दूसरी संख्या का अनुपात है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात है। बहुत ही सिंपल है। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही जवाब आएगा 60। इसको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस मैथ के भी पूछे जाएंगे। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, सही से पढ़ लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोमीटर। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष। एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए इस तरह से पतंग यहाँ पे उड़ रही है और डोरी फर्श के तल के साथ 60 डिग्री का कोण, ये डोरी है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डोरी की लंबाई यानी इसकी लंबाई आपको बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 75 मीटर ऊंची है, तो यहाँ पे 75 ये है और इसको मान लेते हैं x। तो आपको निकालना है डोरी की लंबाई। तो ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, लंब। तो याद कीजिए कर्ण लंब किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री इस तरह से लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 75 और कर्ण क्या है x है। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 75/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x √3 बराबर 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 150/√3। हरों का परिमेयकरण करना है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 150√3 और नीचे हो जाएगा 3। तो 3 से 150 को काटिए 50, यानी 50√3, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 86 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 86 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, तो 86 का आंसर 40 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87, यहाँ पे 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 61। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा 40 वर्ष और 56 वर्ष। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो r का मान 6 है, तो 6 गुना 6, 3 दूनी 6। अब 6 36 दूनी 72 चौक कितना आ जाएगा, 288 पाई घन सेंटीमीटर। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 कोसेक थीटा। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न है, ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ क्या है, तो साथियों इसका अर्थ है अपने काम से काम। चलिए आगे देखते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, तो विग्रह, और संधि को जब अलग किया जाता है तो विच्छेद। आंसर सी होगा। संकर शब्द का अर्थ क्या है, तो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द है संकर। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन जो है साथियों ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है निह जोड़ धन। तो यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, तो यहाँ पे बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट्स, इसका मतलब बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एक्रोफोबिया। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट दिया गया है ये जस्टिस दिया गया है, क्योंकि जस्टिस का जो स्पेलिंग होता है JUSTICE। यहाँ पे देखिए पहले टी दिया है फिर बाद में एस, जो कि गलत है। 98 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन नॉट, और 99 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का क्या बताना है, मीनिंग। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट बताना है, तो एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जोकिंग।
तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने टोटल 100 प्रश्नों को कवर किया है। इसका आंसर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।